हेलो फ्रेंड्स, जो हमने हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट पे एक डिस्कशन स्टार्ट किया था उसको लेकर के आगे मूव करते हैं। आज हम हैंडराइटिंग में जो 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। 5S जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी हैंडराइटिंग में तो उसको इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग इस डिस्कशन के आज के इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम एक एक्सरसाइज या एक ड्रिल करेंगे जिसको फॉलो करने के बाद आपको अपनी हैंडराइटिंग में कमियां पता चल जाएगी। और वो फैक्टर पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने 5S जो कि राइटिंग के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आएगा शेप। ठीक है, शेप जो जनरल हम स्कूल में सीखते हैं ना, वो होता है कॉपी बुक स्टाइल। ठीक है, हम ग्रेजुअली टाइम के साथ या ग्रेजुअली कह लीजिए अपने सिचुएशन के साथ अपने स्पीड में मॉडिफिकेशन करके, स्पीड को अब कम ज़्यादा करके हम उन शेप्स में मॉडिफिकेशन ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे एच का। ठीक है, हमने जो स्कूल में सीखा था वो हमें एच ऐसे बनाना सीखा था, राइट। अब अगर आप अपनी राइटिंग में देखेंगे ना, तो अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं लग रही है तो कई लोगों की आदत होती है एच ऐसे लिखने की, ये गलत है। या कई लोग ऐसे लिखते हैं एच, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमने इसके ये बेसिक शेप से अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से हमने ये चेंज किया, और इस वजह से हमारी राइटिंग जो है वो कॉपी बुक स्टाइल नहीं रही, और इस वजह से हमें वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने उस पुराने कॉपी बुक स्टाइल में जाना है और उस पर हमें काम करना है, उस पर हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाने हैं, और हमें राइटिंग वहाँ वैसे ही सीखनी है जैसे हमने स्कूल में सीखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइटिंग के इम्प्रूवमेंट में क्या करेंगे, हम शेप का ध्यान रखेंगे। शेप में जो बेसिक शेप्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स के, जैसे ये ओवल है, ये ओवल है, इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। ठीक है, हमें इन पे कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर हमने ख़राब कर लिया तो हमें उसको ठीक करना है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके साथ हमने खिलवाड़ किया, जिसके साथ हमने छेड़छाड़ की है, और तब जाके हमारी राइटिंग ऐसे से ऐसे हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम साइज़ का हम अपनी राइटिंग में हम बहुत ज़्यादा साइज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 ओ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये फिर भी थोड़े 19-20 हैं, लेकिन फिर भी अगर इनसे ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आप बाकी जगह देखोगे ना, यहाँ पे ये भी ओ है, ये भी ओ है, ये सारे कंसिस्टेंटली एक ही साइज़ के हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जितने भी हम अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनके साइज़ का ध्यान रखना है। एक तो हमें इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना है, और दूसरा पॉइंट हमें बगल वाले के रिस्पेक्ट में उसका साइज़ का भी ध्यान रखना है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी में भी एक मेन बॉडी है, ये ओ है, ये ओ है, ये तीनों को अगर आप इंडिविजुअली देखें, डी भी ऐसा ही है। अगर चारों को आप इंडिविजुअली देखेंगे या ग्रुप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेम साइज़ का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगे, तो आप अपनी जो राइटिंग लिख रहे हैं, आप चाहे वो हैंड प्रिंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कर्सिव कर रहे हैं, तो आप ना साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको छोटा कर देंगे, उसको बड़ा कर देंगे, ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंसिस्टेंटली एक साइज़ की राइटिंग लिखना की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये ऑलरेडी रूल्ड है, बॉक्सेस में है, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल है कि मुझे अपनी अपर लिमिट पता है, मुझे अपनी लोअर लिमिट पता है, इसलिए राइटिंग कंसिस्टेंटली आई है सेम साइज़ की, या मैंने लिखा है सेम साइज़ का। तो आपको भी इसी तरह सेम साइज़ पे काम करना है। ठीक है, इंडिविजुअल लेटर के भी साइज़ का ध्यान रखना है, और इस साइड जो अगल बगल में लेटर्स लिखे हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उनका भी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लेटर साइज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है स्पेसिंग का। ठीक है, स्पेसिंग में क्या करना है, स्पेसिंग में हमें क्या चीज़, जो एक
स्पेसिंग का जो थंब रूल होता है ना, वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है, अ बैट, ठीक है, तो हमें 2 जगह 2 स्पेसिंग का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आप मेरी राइटिंग में देखोगे ना, आपको कंसिस्टेंटली यही स्पेस दिखेगा। यहाँ पे भी तकरीबन तकरीबन इतना ही स्पेस है, यहाँ भी इतना ही, यहाँ पे भी इतना ही, और यहाँ पे भी इतना ही, राइट। आपको इस स्पेसिंग का ध्यान रखना है। आप अनकॉन्शियसली देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी तकरीबन तकरीबन उतना ही स्पेस छोड़ा हुआ है। तो आप लोग को स्पेसिंग का ध्यान रखना है। इस स्पेसिंग का मतलब 2 वर्ड्स के बीच का स्पेसिंग का और 2 अल्फ़ाबेट के बीच की स्पेसिंग का, दोनों का ध्यान रखना है। आप अगर कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो फिर तो अल्फ़ाबेट के बीच की स्पेसिंग को इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड पेंटिंग करते हैं, जैसे ये यहाँ मैंने किया हुआ है, तो आपको 2 इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के बीच की स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। और स्पेसिंग का जो थंब रूल पता है क्या कहता है? थंब रूल ये कहता है कि अगर आप 2 वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे ये 2 वर्ड्स हैं, तो इस वर्ड के एक इंडिविजुअल वर्ड के उतनी स्पेस आपको छोड़नी चाहिए, समझे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है GOOD, गुड, ठीक है, गुड, और हैंडराइटिंग में उतना स्पेस छोड़ना चाहिए कि जितना मैं एक इंडिविजुअल G लिख लूँ या इंडिविजुअल O लिख लूँ। ये थंब रूल कहता है। तो आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है। आप अगर कंसिस्टेंटली सेम स्पेसिंग में लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव ऑटोमेटिकली खूबसूरत दिखेगी। आपको ऑटोमेटिकली ऐसा दिखेगा कि वो लिखा हुआ नहीं, वो प्रिंटेड है, अगर आप स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, 5वां जो S है वो है स्लैंट। स्लैंट मतलब आप अपनी हैंडराइटिंग को कितने कहाँ पे जाकर के थोड़ा टिल्ट होकर के राइटिंग लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कोशिश की है कि मैं स्ट्रेट लिखूँ, लेकिन यूजुअली मेरी राइटिंग थोड़ी सी टिल्टेड है। तो अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल प्रियंका लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं उसी एक पर्टिकुलर डिग्री पे ही टिल्ट करूँगी राइटिंग, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं एक अल्फ़ाबेट को ऐसे टेढ़ा लिखूँ, दूसरे को सीधा लिखूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं S ऐसे लिख रही हूँ, राइट, तो मैं L ऐसे नहीं लिखूँगी। अगर ऐसे मैंने LS लिखा है तो L भी ऐसे ही लिखूँगी, तभी जाकर के उसका स्लांट सेम आएगा। ठीक है, तो हमें स्लांट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और स्लांट ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने स्लांट लिखा है, ठीक है, अगर मैं सेम स्लांट लिखूँगी ना तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसमें जो सिमेट्री है वो आपको दिखेगी। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो आपको स्लांट का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप स्ट्रेट लिखते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्लांट में लिख रहे हैं तो स्लांट में सारे जो अल्फ़ाबेट है वो सेम डिग्री पे स्लांटेड ही होने चाहिए। एक को सीधा और एक को टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, उससे राइटिंग की खूबसूरती ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो स्लांट का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। 5वां फैक्टर है स्पीड। हमें हमने यहाँ स्टार्ट किया था ना, उसी स्पीड से हमें एंड भी करना है। ठीक है, लेकिन जब आप इन चारों फैक्टर पे काम करना शुरू करेंगे ना, इन चारों फैक्टर पे जब आप काम करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि पहले हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आए, तो पहले हमें इन 4 पॉइंट पे काम करना है। इन 4 पॉइंट पे काम करने के बाद जब हमारी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तब हमें इस पे काम करना है। ठीक है, लेकिन इनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली दोनों काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आपने 5 लाइन से स्टार्ट किया है तो आपको उन 5 लाइन को रोज़ लिखना है, तकरीबन 10 दिन तक तो रोज़ ही लिखना है, इन चीज़ों में चेंजेस लेके आकर के। ठीक है, तो हमें स्पीड का भी ध्यान रखना है। स्पीड का इसलिए ऐसे ध्यान रखना है कि हम जिस स्पीड से स्टार्ट कर रहे हैं उसी स्पीड से हम एंड भी करेंगे। अगर हम स्पीड में चेंजेस लाएंगे तो हमारी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली इधर अच्छी और इधर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, स्पीड के साथ हम जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हम शेप में का भी ध्यान नहीं रखते, साइज़ का भी ध्यान नहीं रखते, स्पेसिंग का भी ध्यान नहीं रखते। तो हमें स्पीड का ये ध्यान रखना है कि हम जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है उसी स्पीड में हम यहाँ एंड करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी स्पीड कम हो गई है तो हम कंसिस्टेंटली स्पीड को इंक्रीज़ करने में भी काम करेंगे।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, उस पर आगे बढ़ते हैं। बिना ये किए हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें अपनी हैंडराइटिंग में कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक बुक खोलनी है, कोई भी इंग्लिश की बुक, नोटबुक, कुछ भी इंग्लिश की बुक खोलिए, उसमें से 5 लाइन लिखिए, 5 लाइन्स लिखिए। ठीक है, अपनी नॉर्मल राइटिंग में लिखिए, अपनी नॉर्मल स्पीड में लिखिए। वो जब आपका कंप्लीट हो जाए, वो 5 लाइन्स वाला जो एक्सरसाइज है वो जब कंप्लीट हो जाए, तो आपको ऑनेस्टली अपने आप को इवैल्यूएट करना है इन चारों पॉइंट पे। इन चारों पॉइंट पे हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, स्पीड हमें एक्सरसाइज के टाइम कंसिस्टेंट रखनी है, सेम स्पीड रखनी है, लेकिन इन चारों पॉइंट पे हमको इवैल्यूएट करना है कि कहाँ हमने शेप के साथ खिलवाड़ कर दिया, कहाँ हमने साइज़ का ध्यान नहीं रखा, कहाँ हमने स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखा, कहाँ हमने स्लांट का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें रेड पेन से मार्क करनी है, या रेड स्केच ले लीजिए, रेड स्केच से मार्क करनी है कि हमने ये चीज़ गलत की है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2A लिखा है तो 2A में भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको साइज शेप के लिए मार्क करेंगे, माइनस मार्किंग देंगे उसको। ठीक है, तो हमें इस तरह ये एक्सरसाइज करना है कि 5 लाइंस लिखनी है, इन चारों पॉइंट पे काम करना है, देखना है कि हमने कहाँ कहाँ गलत किया है, और फिर जो हमें गलत लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो हमें वो चीज़ इम्प्रूव करनी है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के बाद जो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो आप इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करते रहिएगा। रोज़ की आपने शेप का ध्यान रखा कि नहीं, साइज़ का ध्यान रखा कि नहीं, स्पेसिंग का ध्यान रखना कि नहीं, स्लांट का ध्यान रखा कि नहीं। ठीक है, और इन सब को करने के लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देखिए, बिना कंसिस्टेंटली एफर्ट डाले कुछ भी नहीं होगा। तो रोज़ 5 लाइन करिए, 7 डेज तक करिए। आई प्रॉमिस, अगर आप ऑनेस्टली इन चारों फैक्टर पे काम करेंगे तो 7th डे आपको अपनी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जब आपको अपने हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिख जाए तो आप स्पीड पे काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, इन चारों फैक्टर्स का ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट 5S के साथ में आज का हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है, लेकिन बस इतना ही रहेगा मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से कि कंसिस्टेंटली काम करिए, तभी आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। और अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा आफ्टर 7 या आफ्टर 10 डेज़ कि आपने अपने हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट पाया कि नहीं। इन चारों चीज़ में चेंज करके आपने अपने इम्प्रूवमेंट में हुआ कि नहीं आपकी हैंडराइटिंग में। ठीक है, चलिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, कहीं से भी रेलेवेंसी फील हो रही है आपको, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फीडबैक भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो वो धीरे धीरे हम भी साथ में इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।